प्यारे विद्यार्थियों, आधुनिक हिंदी कविता के विकास विषय पर ई लेक्चर्स की श्रृंखला में मैं आपके साथ हूं, डॉक्टर अनूप सिंह, सह आचार्य हिंदी विभाग, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज थानागाजी अलवर। जैसा कि आपने पिछली कड़ी में आधुनिक हिंदी साहित्य की पृष्ठभूमि के बारे में आपने चर्चा को सुना, उससे आपको एक जनरल आइडिया आधुनिक हिंदी साहित्य के बारे में हुआ होगा कि उसकी पृष्ठभूमि क्या थी, किस तरह से वो आगे बढ़ने की प्रक्रिया में था। आज हम हिंदी कविता, आधुनिक हिंदी कविता की अगली कड़ी में चर्चा करने जा रहे हैं। प्यारे बच्चों, आधुनिक हिंदी कविता के कई चरण हमने देखे हैं। आलोचकों ने आधुनिक हिंदी कविता के विकास को कई चरणों में बांटा है, जिनमें से पहला चरण जो है उसको भारतेंदु युग का नाम दिया गया है, दूसरे को द्विवेदी युग, तीसरे को छायावाद, तीसरे को प्रगतिवाद, चौथे को, पांचवें को प्रयोगवाद, छठे को नई कविता और सातवें चरण को साठोत्तरी कविता या समकालीन कविता के नाम से हम सब जानते आए हैं। विभिन्न कविता की विभिन्न प्रवृत्तियों को ध्यान में रखकर ये नामकरण किए गए हैं। पहले जो दो नामकरण हैं, भारतेंदु युग और द्विवेदी युग, ये दोनों उस समयावधि के प्रमुख साहित्यकारों के नाम पर हैं। प्यारे बच्चों, किसी भी काल का नामकरण कई आधारों पर होता है और उनमें से एक आधार है उस समय साहित्यिक नेतृत्व यदि प्रमुखता से उभर रहा है और उस नेतृत्व की प्रेरणा के फलस्वरूप साहित्य की रचना हो रही है या उनका प्रभाव ऐसा है, तो हम उस नेतृत्व के नाम के आधार पर उस युग का नामकरण हम कर देते हैं। इतिहास में भी आपने देखे होंगे, आपने हमारे स्वतंत्रता संग्राम में देखा होगा, गांधी युग कहा जाता है। तो क्योंकि उस समय वो जो दौर था, महात्मा गांधी का बड़ा प्रभाव था, उनके नेतृत्व को सभी लोग मान रहे थे। तो ऐसे ही साहित्य में भी कई बार ऐसे साहित्यकार हुए हैं जिन्होंने अपने प्रभाव से साहित्य को प्रभावित किया है। तो ऐसे ही हमारे ये दो महान विभूतियाँ हुई हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र और आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म 1850 ईस्वी और उनकी मृत्यु 1885, मात्र 35 वर्ष के वय में ही ये स्वर्गवासी हो गए थे। लेकिन इन 35 वर्षों में साहित्य की जो सेवा इन्होंने की वह अभूतपूर्व थी, अविस्मरणीय थी। भारतेंदु युग की शुरुआत हालांकि इनका जन्म 1850 में हुआ, लेकिन इसकी शुरुआत हमारे स्वतंत्रता आंदोलन का जो हमारा पहला प्रयास था 1857 वाला, उसके बाद से ही हम मानते हैं। क्योंकि कोई भी युग अचानक समाप्त नहीं होता और दूसरा आने वाला युग अचानक शुरू नहीं होता। कुछ समय अवधि ऐसी रहती है कि पिछला युग अपने अंतिम चरण में होता है और आने वाले युग की आहट सुनाई देती रहती है। तो इसलिए हम इस भारतेंदु युग को किसी एक विशेष समय अवधि में न बांधकर हम कह सकते हैं कि 19वीं सदी के मध्य से आरंभ होकर यह युग 20वीं सदी तक चला। 20 सदी आरंभ होने से पहले तक, यानी कि हम कह सकते हैं कि 1850 के बाद का समय और 1900 ईस्वी से पहले का समय भारतेंदु युग
का समय माना जा सकता है, क्योंकि 1900 में सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन होता है और 1903 में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी उसके संपादक बनते हैं और उनके संपादकत्व में कुछ नवीन चीज़ें आ रही हैं जो भारतेंदु युग से अलग थी, या भारतेंदु युग में जिनका बीजारोपण हुआ था वो द्विवेदी युग में विकसित हुई और कुछ नई प्रवृत्तियां भी सामने आई और द्विवेदी का प्रभाव, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का प्रभाव उस युग में इतना फैला कि हमें उसको अलग नाम देना पड़ा। तो 1900 तक हम भारतेंदु युग का काल मान सकते हैं। भारतेंदु युग की जो पृष्ठभूमि थी वो हमने पहली कड़ी में उसकी चर्चा की थी और उन्हीं में से ही चीज़ें निकल के साहित्य में परिलक्षित हो रही थी। भारतेंदु अकेले साहित्यकार नहीं थे, जो इन साहित्यिक प्रवृत्तियों को आगे बढ़ा रहे थे, नई जन चेतना को साहित्य के माध्यम से प्रसारित कर रहे थे, साहित्य रचना कर रहे थे। उनके साथ उनके प्रभामंडल में कहें तो कुछ अन्य साहित्यकार भी शामिल हुए जो उनकी प्रेरणा से उन नवीन प्रवृत्तियों को अभिव्यक्ति प्रदान कर रहे थे जो उस नव जागरण के कारण, नई परिस्थितियों के कारण उत्पन्न हुई थी और जो मध्यकाल से भिन्न थी। मध्यकाल का अगर साहित्य के संदर्भ में यहाँ अर्थ हो तो मैं रीतिकाल से भिन्न थी, क्योंकि आधुनिक काल से पूर्व का जो काल है वो रीतिकाल के नाम से जाना जाता है। ऐसे में यह प्रश्न स्वाभाविक ही है कि भारतेंदु के साथ वो कौन से साहित्यकार थे। उनमें से अगर कुछ नाम गिनाए जाएं जो प्रमुख रहे, जो स्वयं स्वतंत्र रचनाकार थे लेकिन भारतेंदु के प्रभाव में भी थे। भारतेंदु हरिश्चंद्र से प्रेरणा ग्रहण कर रहे थे, उनमें से स्वयं भारतेंदु हरिश्चंद्र तो थे ही, उनके साथ बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, ठाकुर जगनमोहन सिंह, कुछ लोग जगमोहन सिंह भी कहते हैं, अंबिका दत्त व्यास, राधाचरण गोस्वामी, राधा कृष्ण दास आदि कुछ प्रमुख साहित्यकार थे जो भारतेंदु के साथ साथ साहित्य रचना कर रहे थे और उन नवीन प्रवृत्तियों को अभिव्यक्ति प्रदान कर रहे थे साहित्य में। इन सबको मिलाकर उस समय जो नाम दिया गया, आलोचकों ने जो नाम दिया, उन्होंने कहा भारतेंदु मंडल। तो जब भी भारतेंदु मंडल की बात आएगी तो खासकर इन साहित्यकारों का नाम उनके साथ जरूर जोड़ा जाएगा। तो भारतेंदु मंडल का बड़ा योगदान है। हम केवल भारतेंदु युग यहाँ संपूर्ण इस अवधि में लिखे गए संपूर्ण साहित्य का नामकरण है, जिसमें गद्य साहित्य भी है। और यहाँ यह बात उल्लेखनीय है कि वस्तुतः यह युग, भारतेंदु युग, गद्य का ही युग है, क्योंकि जिस हिंदी कविता की हम बात करते हैं वह हिंदी कविता द्विवेदी युग से आरंभ होती है। फिर भी हम आधुनिक हिंदी कविता के विकास में भारतेंदु युग को अवश्य पढ़ते हैं। कारण स्पष्ट है कि जिन नवीन प्रवृत्तियों, जिस नवीन चेतना, जिस पुनर्जागरण, जिस सुधार, धार्मिक सामाजिक सुधार, जिन नई राजनीतिक परिस्थितियों के कारण एक नई चेतना भारतीय समाज में पैदा हुई थी, उस चेतना को भारतेंदु युग के कवियों ने अपनी कविताओं में अभिव्यक्ति देना प्रारंभ कर दिया था। किंतु वो कविताएं नवीन भाषा की अपेक्षा कर रही थी। उन प्रवृत्तियों को और अच्छे ढंग से अभिव्यक्त करने के लिए एक नई भाषा की जरूरत थी, जो इन विचारों को, जो तार्किकता से पूर्ण थे, जो व्यंग्य कर रहे थे, जिनमें राष्ट्रीय चेतना की भावना परिलक्षित हो रही थी, जो हमारी सामाजिक धार्मिक रूढ़ियों के खिलाफ थी। ये सब चीजें एक नई भाषा की अपेक्षा कर रहे थे और इस बात का भारतेंदु जी को स्वयं को ही शायद बड़ा दुख रहा होगा कि वो भाषा उन्हें नहीं मिल पा रही थी।
इसलिए कविता में जिस हिंदी भाषा की हम बात कर रहे हैं वो हिंदी भाषा अभी भारतीय युग में खासकर कविता में नहीं आ पाई थी। अलबत्ता गद्य में वह मुखर रूप से हिंदी में रचनाएं कर रहे थे और भारतेंदु जी का जो साहित्यिक योगदान है वो भी गद्य के कारण ही माना जाता है और उनके मंडल का भी, खासकर उनके नाटक और निबंध। बालकृष्ण भट्ट प्रतिनिधि निबंधकार थे। स्वयं भारतेंदु ने कई निबंध लिखे हैं, प्रताप नारायण मिश्र ने कई निबंध लिखे हैं। एक बात और यहाँ बताना आवश्यक है कि भारतेंदु मंडल के सारे सदस्य साहित्यकार पत्रकार भी थे। हमने पृष्ठभूमि में जैसे पढ़ा था कि पत्रकारिता के विस्तार ने उस नवीन चेतना को प्रसारित करने में बड़ी सहायता प्रदान की। तो ये सब कोई न कोई पत्र स्वयं निकालते थे और अपने साहित्य को अभिव्यक्ति भी साथ साथ दे रहे थे। राजनीतिक चेतना जगाने के साथ साथ, सामाजिक चेतना जगाने के साथ साथ ये लोग अपने साहित्य की रचना भी कर रहे थे। इसलिए इस युग के साहित्य पर, खासकर कविता में, वह सौंदर्य चित्रण, वह सूक्ष्म भाव व्यंजना, वह विविध विषयों की अभिव्यक्ति उस तरह से देखने को नहीं मिलेगी जो आगे की हिंदी कविता में देखने को मिलती है। क्योंकि इस समय के लेखकों का पूरा ध्यान राजनीतिक चेतना, धार्मिक चेतना, सामाजिक चेतना, एक जो बौद्धिक चेतना सारे समाज में व्याप्त हो रही थी उसको अभिव्यक्ति प्रदान करने की थी और उसके लिए इनको जो जैसा माध्यम मिला उससे ये अभिव्यक्त कर रहे थे। और इस मामले में हिंदी बड़ी सहयोगी साबित हुई और इसलिए निबंध और नाटक उस चेतना को जगाने में ज़्यादा महत्वपूर्ण सिद्ध हुए और यही इसमें ज़्यादा मात्रा में लिखे गए, ज़्यादा संख्या में लिखे गए। जहाँ तक कविता की बात, हम वापस कविता पर आते हैं। कविता की बात है भारतेंदु युग के समकालीन या उस समय, कह सकते हैं कि 19वीं सदी के उत्तरार्ध में ब्रह्म समाज की परंपरा व्याप्त थी। उसके बाद प्रार्थना समाज, फिर आर्य समाज, फिर थियोसॉफिकल सोसाइटी, फिर रामकृष्ण मिशन, केशव चंद्र सेन और अन्य व्यक्तिगत प्रयास जो धार्मिक समाज सुधार में लगे हुए थे, वो पूरे भारतीय समाज को आंदोलित और आलोड़ित किए हुए थे। हमारे यहाँ कितनी ही कुरीतियाँ और रूढ़ियाँ व्याप्त थी जो समाज को और हमारे जनजीवन को जड़ बनाए हुए थी। हमारी स्थिति न नए को पकड़ने को हो रही थी और न पुराने को छोड़ने की। इस द्वंद्व से हमारे साहित्यकार भी गुजरे और कविता में इसीलिए ब्रज भाषा को छोड़ने का साहस अचानक ही नहीं कर पाए, क्योंकि उन विचारों की अभिव्यक्ति के लिए ब्रज भाषा समर्थ नहीं थी और उनकी अभिव्यक्ति हिंदी में, गद्य में तो अवश्य हो रही थी। इसलिए वहाँ संतोष इनको हो रहा था। इसलिए कविता में चाहकर भी ये लोग उतना परिवर्तन नहीं कर पाए, भाषा में खासकर। लेकिन उन नवीन प्रवृत्तियों को ये ब्रज में भी अभिव्यक्त करते रहे। तो भारतेंदु युग की कविता पर अगर हम दृष्टिपात करें तो कुछ ऐसी प्रवृत्तियां सामने आती हैं जिनकी हम चर्चा करना चाहेंगे। तो हम भारतेंदु युगीन कविता की जो प्रमुख प्रवृत्तियां हैं उनके बारे में हम धीरे धीरे विचार करेंगे, एक एक करके बिंदु वाइज। पहली जो प्रवृत्ति भारतेंदु की कविता में जो परिलक्षित होती है वो है राष्ट्रीय चेतना। प्यारे विद्यार्थियों, राष्ट्रीय चेतना के बारे में आपको पृष्ठभूमि में थोड़ी बहुत जानकारी मिली थी कि किस तरह हमारी सामंतवादी व्यवस्था को मुगलों के अवशेष के रूप में रह रहे सामंत, छोटे राजा, इन सब की व्यवस्था को नए राजनीतिक नेतृत्व यानी अंग्रेजों ने ध्वस्त कर दिया। सारी हमारी जो स्वायत्त आर्थिक व्यवस्था थी, ग्रामीण, भले ही स्थिर थी, उसको इन्होंने ध्वस्त कर दिया। हमारी पूरी दस्तकारी, हमारे देश में हर प्रांत में, हर क्षेत्र में तरह तरह की दस्तकारी देखने को मिलती थी,
जिसका पूरा विश्व कायल था, अगर आज भी हम देखें तो हमारा पूरा देश तरह तरह की जो लोकल चीज़ें हैं, दस्तकारी है, वो बड़े चाव से विदेशों में भेजी जाती हैं। तो उस समय अंग्रेज़ों ने इस बात की ओर बड़ा ध्यान दिया। उन्होंने इस दस्तकारी की कला को छिन्न भिन्न कर दिया, लोगों को बेरोजगार कर दिया। अपनी औद्योगिक क्रांति के कारण वे धीरे धीरे एशिया और यूरोप और एशिया और अफ्रीका में फैल गए, खासकर इस दक्षिण एशिया में, जहां उनको प्रचुर रूप से कच्चे माल की प्राप्ति हो रही थी। और राजनीतिक नेतृत्व उनके हाथ में आने के बाद कच्चे माल की यह लूट और भी आसान हो गई। तो ये सब चीज़ें हमारे एक नई परिस्थितियां पैदा कर रहे थे। उसके कारण हमारे 1857 का संग्राम भी हुआ, लेकिन उसमें हमें सफलता नहीं मिली। लेकिन पूरे समाज में, खासकर पढ़े लिखे समाज में, जो लोग पाश्चात्य शिक्षा के प्रभाव में आ रहे थे, पत्र पत्रिकाओं के संपर्क में थे या स्वयं पत्र पत्रिकाएं निकालते थे, उनमें एक अलग से बौद्धिक चेतना जागृत हो रही थी। और यह थी कि भले ही पुरानी जर्जर व्यवस्था समाप्त हो रही है, क्षीण हो गई है, लेकिन नई व्यवस्था भी हमारे लिए कोई बहुत लाभकारी नहीं है। और सबसे पहले जो ध्यान गया वो था उस आर्थिक शोषण पर। तो भारतेंदु युग की राष्ट्रीयता में दो चीजें साथ साथ मिलेंगी, एक द्वंद्व सा मिलेगा। वो खुलकर राजनीतिक सत्ता, नई राजनीतिक सत्ता का विरोध भी नहीं कर पा रहे थे, लेकिन उनके द्वारा किए जा रहे शोषण को भी वो अनदेखा नहीं कर सकते थे। इसलिए वो भर्त्सना भी करते थे और प्रशंसा भी करते थे। भारतेंदु और उनके मंडल के सदस्यों ने अपनी कविताओं में इस चीज़ को उभारा है। कुछ कविताएं जैसे राधाचरण गोस्वामी की हमारो उत्तम भारत देश, राधा कृष्णदास की भारत बारह मासा, प्रेम घन की धन्य भूमि भारत, सब रत्नन की उपजावनी, ऐसी कविताएं इनके द्वारा लिखी गई। भारतेंदु ने अपने नाटकों और कुछ अपनी कविताओं के माध्यम से इन चीज़ों को उभारा, लेकिन उनका ध्यान खासकर उस शोषण पर था। उनको ये लगता था कि शोषण को अगर सामने लाया जाए तो लोगों में अंग्रेजी राज के प्रति अपने आप एक आक्रोश, एक विरोध का स्वर उत्पन्न हो सकता है। इस बात को वो अच्छी तरह समझ रहे थे कि सीधा विरोध करना शायद अभी ठीक नहीं है, क्योंकि 1857 की विफलता उनके सामने रही होगी। तो उन्होंने आर्थिक शोषण को अपनी कविताओं का वो आधार बनाया और उन्होंने कुछ मुकरियाँ, कुछ पहेलियों के माध्यम से, कुछ कविता के माध्यम से उन्होंने ये बातें लिखी हैं। नाटकों में खासकर ये काव्यांश आए हैं। जैसे उनका प्रसिद्ध काव्यांश है, उससे ये पता लग जाएगा कि राष्ट्रीयता, किस तरह की राष्ट्रीयता भारतेंदु की कविता में देखने को मिलती है। अंग्रेज राज सुख साज सजे सब भारी, पै धन विदेश चली जात है यह अति ख्वारी। बड़े दुख के साथ वो कह रहे थे। हालांकि पहली पंक्ति में उन्होंने कहा है कि अंग्रेजी राज में वैसे सब सुख हैं, लेकिन हमारा धन विदेश में चला जाता है, ये बड़े कष्ट का काम है, ये अच्छी बात नहीं हो रही है हमारे साथ। इस बात को आप भी जानते हैं, और उस समय तो वो लोग जानते ही थे कि मुगल सत्ता भले ही विदेशी सत्ता रही हो, लेकिन वो यहीं के होकर रह गए। हमारे धन को वो बाहर नहीं ले गए, हमारा धन यहीं रहा। इसलिए इस मायने में अंग्रेज दो कदम आगे निकले। उनकी विदेशी सत्ता का दुख हमें भोगना पड़ा आर्थिक शोषण के रूप में। उनकी मुकरियों में भी आर्थिक शोषण की यह बात मिलती है, और बड़े व्यंग्य के लहजे में वो इस बात को कहते हैं। भारतेंदु की एक और देखिए पंक्ति, एक मुकरी देखिए उनकी, भीतर भीतर सब रस चूसे, हंस हंस के तन मन धन मुँह से, जाहिर बातन में अति तेज, क्यों सखी साजन
नहीं अंग्रेज। तो ये मुक्रियों में देखिए आप कि किस तरह शोषण के लिए वो अंग्रेजों को जिम्मेदार मानते हैं। एक बात और इस युग में देखने को मिलती है राष्ट्रीयता के नाते कि उनको जब आर्थिक शोषण की जब बात आ रही थी तो इसके साथ जुड़ी हुई चीज़ें थी कि इंग्लैंड में बने मशीनों से जो वस्त्र आदि सामान आ रहा था वो हमारे कच्चे माल से तैयार होता था। कच्चा माल बड़ी सस्ती दरों पर बोले जाते थे और बड़ी कीमतों पर वहाँ से तैयार माल यहाँ बेचते थे, जबकि हमारे दस्तकारों द्वारा माल पर वो बड़ी चुंगी कर लगाते थे जो हम बड़ा महंगा बिकता था और उनके वहाँ कोई खरीदार नहीं होते थे। इसलिए हमारा व्यापार चौपट और उनका व्यापार फला फूला। तो इससे क्या हुआ कि धीरे धीरे एक चेतना आई कि स्वदेशी वस्तुएं हम क्यों न प्रयोग करें। इसके लिए भी एक बड़ा अभियान सा छेड़ा गया और धीरे धीरे सभी नेताओं के मन में यह बात चल रही थी। और आपने देखा होगा कि 20 सदी के प्रारंभ में स्वदेशी आंदोलन एक बड़ा आंदोलन बनकर उभरता है। उसकी नींव भारतेंदु युग के इस साहित्य में देखिए कैसे मिलती है। स्वदेशी वस्तुओं का ग्रहण और विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के बारे में कविताओं में कहीं न कहीं इनकी अभिव्यक्ति मिल जाती है। भारतेंदु की देखिए कि जीवत विदेश की वस्तु ले ता बिन कछु नहीं कर सकत। विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के लिए यह बात उन्होंने कही थी और इसके लिए उन्होंने एक और बात बताई कि किस तरह हमारी भाषाएं, हमारा देश, हमारे लोग आगे बढ़कर एक होकर, क्योंकि ये बात जरूर भारतेंदु जी ने अपने स्वीकार की है और उस समय यह बात थी कि किस तरह से फूट से आपसी वैमनस्य, द्वेष, वैर और फूट से हमारे देश का सर्वनाश हो गया। हमारे देश की सारी सांस्कृतिक एकता, समृद्धि धीरे धीरे नष्ट हो गई। इस बात से बड़े दुखी थे और इस बात को 1857 में महसूस किया गया था और उसको ये अपने काव्य में प्रकट करते हैं। और इनकी एक रचना, एक लाइन देखिए, ये मिश्र, प्रताप नारायण मिश्र ने कविता लिखी है। इस युग के एक बड़े कवि थे। चहु जू साचहु निज कल्याण, तो सब मिल भारत संतान, जपो निरंतर एक जबान, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान। तो इस तरह से हमारे यहाँ भारतेंदु युग में राष्ट्रीय चेतना की ये बात अभिव्यक्त होती रहती है। भले ही इसमें उनको द्वंद्व रहा, वो अंग्रेजी राज की प्रशंसा भी कर रहे थे लेकिन उनके द्वारा किए जा रहे शोषण को भी वो कर रहे थे और हमारी हिंदी हिंदू हिंदुस्तान वाली जबान भी वो बोल रहे थे। इसके बाद दूसरी जो प्रवृत्ति भारतेंदु की कविता में मिलती है वो है सामाजिक दुर्दशा। समाज में जो दुर्दशा व्याप्त थी उसका इन्होंने जोर शोर से खंडन किया। यहाँ पर ये ज़्यादा मुखर दिखाई देते हैं। इसका कारण यह था कि राष्ट्रीयता की भावना को वो मुखर इसलिए नहीं कर पाए कि उससे सीधी टक्कर लेना भी संभव नहीं था ब्रिटिश सत्ता से। इसलिए वो दबी जबान में सही, उनकी प्रशंसा करने के माध्यम से ही सही, शोषण की बात को ज़्यादा उठा रहे थे बजाय उनके खिलाफ विद्रोह करने की या उनके खिलाफ देशवासियों का आह्वान करने की। इसमें वो जितना हम सफल सिर्फ इस मामले में कह सकते हैं कि उन्होंने वो चेतना जरूर, एक चेतना की जो लहर है वो जरूर लोगों के दिलों में फैली। और शोषण जब इतना हो रहा था तो जाहिर है, तो स्पष्ट है कि अंग्रेजों के विरुद्ध एक भावना धीरे धीरे पनप रही थी। आगे भी कई इसके ऊपर पुस्तकें लिखी गई, दादा भाई नौरोजी, आर.सी. दत्त वगैरह ने, जिन्होंने लिखा है कि किस तरह से भारत का धन विदेशों में जाया जा रहा है और यहाँ उसका कुछ अंश भी नहीं लग पाता। लेकिन सामाजिक स्थितियों का चित्रण करते समय ये बड़े मुखर हो जाते हैं और खुलकर, क्योंकि यहाँ ब्रिटिश सत्ता से इनको कोई खास भय नहीं था और इन्होंने हमारे देश से जो धार्मिक जड़ता थी,
सामाजिक रूढ़ियों के कारण जो दुर्दशा लोगों की हो रही थी, इसमें बाल विवाह और बाल विवाह के कारण जो विधवाएं हो रही थी, बाल विधवाएं, उनकी दुर्दशा, छुआछूत, जाति पाति का भेद, अशिक्षा, शिक्षा तो थी नहीं, पाश्चात्य शिक्षा का जोर हो रहा था, कुछ लोग उसको ले पा रहे थे, सती प्रथा थी, ऐसी अनेक रूढ़ियां थी जिनके खिलाफ इन्होंने खुलकर लिखा। और भारतेंदु का एक नाटक, आप उसको कह सकते हैं भारत दुर्दशा, उसमें उन्होंने कई काव्यांश लिखे हैं और उनसे इस बात, ये दुख उनका प्रकट होता है। उसमें से देखिए आप दो पंक्तियां, किस तरह से ये भारत की दुर्दशा धार्मिक सामाजिक क्षेत्र में थी, उसका उन्होंने वर्णन किया है। रोहु सब मिली आवहु भारत भाई, हा हा भारत दुर्दशा देखी न जाई। बाल विधवाओं की दशा पर प्रताप नारायण मिश्र लिखते हैं, कौन करे जो नहीं कसकत, सुन विपत्ति बाल विधवन की। एक कविता थी उनकी, कविता संग्रह था, मनकिल है, उसमें ये कविताएं हैं, काव्यांश हैं। राधाचरण गोस्वामी लिखते हैं इसमें, मैं हाय हाय दय धाम पुकारों, मैं हाय हाय दय धाम पुकारों रोई, भारत की डूबी नाव उबारो कोई। आप देखिए, जब धार्मिक और सामाजिक कुरीतियों का ये जब जिक्र कर रहे हैं, रूढ़ियों से त्रस्त भारतीय जनता की जड़ता के खिलाफ जब ये बोल रहे होते हैं, तो उसमें भी कहीं न कहीं राष्ट्रीयता की बात जरूर आ रही है। और इसमें हालांकि वो बड़ा दोष भारत की जनता को ही देते हैं, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से इसमें वो अंग्रेजों के खिलाफ भी एक चेतना जगाने में सफल होते हैं। भारतेंदु जी ने भारत दुर्दशा में आगे एक जगह लिखा है, धर्म के नाम पर जो यहाँ पाखंड फैला हुआ था, छुआछूत फैली हुई थी, जाति पाति का भेद फैला हुआ था, और उसके कारण सामाजिक दशा बड़ी प्रगतिशील नहीं थी। उन्होंने लिखा है, बहुत हमने फैलाए धर्म बढ़ाया छुआछूत, बहुत हमने फैलाए धर्म बढ़ाया छुआछूत का कर्म। इस तरह हमारे यहाँ धर्म और समाज की जो रूढ़ियों के कारण, जड़ता के कारण जो अव्यवस्था फैल रही थी, लोगों की दशा खराब हो रही थी, उसका इन्होंने खुलकर वर्णन किया है। भारत दुर्दशा, उसमें एक प्रतिनिधि रचना सामने आती है जिसमें कई काव्यांश हैं, और उनसे इस काल के कवियों की भावना मुखर रूप से सामने आती है। ऐसे ही एक और प्रवृत्ति है यहाँ, जैसे कि हमने बताया कि भारतेंदु युग में भाषा ब्रज भाषा ही बनी रही, इसलिए ब्रज भाषा में जो प्रवृत्तियां थी, उनमें भी कई महत्वपूर्ण प्रवृत्तियां इस भारतेंदु की कविता में देखने को मिलती हैं, जो आगे नहीं रही उस रूप में। जैसे उनमें से एक है श्रृंगारिका। रीतिकाल एक श्रृंगारी काव्य था, और वो श्रृंगारी काव्य सामंती संस्कृति में लिखा गया था, दरबारों में लिखा गया था, इसलिए उसमें जनजीवन की झलक नहीं थी, स्वतंत्र उद्भावन नहीं था। सामंतों और राजाओं को खुश करने की नियत से वह लिखा गया था, इसलिए वो नायिका भेद, नक्शे, वर्णन, सौंदर्य वर्णन के मानसल सौंदर्य वर्णन तक वो सीमित रहा। एक तरह से वासना की उसमें गंध आती थी। प्राकृतिक सौंदर्य वर्णन, नारी के उदात्त सौंदर्य, मनुष्य की आंतरिक सौंदर्य का कहीं उसमें झलक नहीं थी। उसकी कुछ प्रवृत्तियां हालांकि भारतेंदु युग में भी, क्योंकि ब्रज भाषा के माध्यम से वो प्रवृत्तियां तो आती हैं। भारतेंदु स्वयं, प्रताप नारायण मिश्र, राधा कृष्ण दास और ठाकुर जगन मोहन सिंह, ये कुछ कवि थे जिन्होंने श्रृंगारी रचनाएं लिखी हैं। इनमें से जगन मोहन सिंह जी थोड़े जरूर स्वतंत्रतावादी निकले, उनमें फिर भी एक भावुक सौंदर्य के दर्शन होते हैं। उनकी कविता का अंश देखिए,
जिससे किसी श्रृंगारी प्रवृत्ति का पता लगेगा। एक कविता है उनकी, प्रेम संपत्ति लता, उसमें से ये छंद है। अब यूं उर आवत है सजनी, मिल जाऊं गले लग के छतियां, मन की करी भांति अनेकन और मिल कीजिए री रस की बतियां। हम हारी अरी करी कोटि उपाय, लिखी भव नेह भरी पतियां, जग मोहन मोहनी मूर्ति के बिना, कैसे कटे दुख की रतियां। तो श्रृंगार की जो वियोग भावना है, वियोग श्रृंगार है, उसके एक भावपूर्ण अभिव्यक्ति आपने जगमोहन सिंह का भी और अन्य कवि इस तरह की अभिव्यक्ति नहीं कर पाए। वो केवल पृष्ठ पेषण के लिए ही ब्रजभाषा से मिली परंपरा को आगे बढ़ाते रहे, इसलिए ये कविता इतना ये प्रवृत्ति इतनी प्रतिनिधि प्रवृत्ति नहीं कर, लेकिन इस युग में ये प्रवृत्ति जरूर दिखाई देती है इनकी कविताओं में। इससे पीछा नहीं छुड़ा पाए ये लोग। इसी प्रकार भक्ति भावना भी साथ साथ चली आ रही थी। भारतेंदु स्वयं वल्लभ संप्रदाय में दीक्षित थे। वो कहते भी हैं, मेरे तो साधन एक ही हैं, मेरे तो साधन एक ही हैं, जग नंद लला वृष भानु दुलारी। और आगे फिर बोलते हैं वो कहीं, उधारो दीन बंधु महाराज, जैसे हैं तैसे तुमरे ही, नहीं और सो काज। उधारो दीन बंधु महाराज, जैसे हैं तैसे तुमरे ही, नहीं और सो काज। तो इस बहाने वो भक्ति भावना में, यहाँ की भारतेंदु की जो भक्ति भावना की प्रवृत्ति है, उसमें भारतेंदु स्वयं वल्लभ संप्रदाय में दीक्षित थे। इसलिए यह स्पष्ट ही है कि वो राधा कृष्ण की भक्ति में अधिक विश्वास करते थे और उनके अनुसरण पर अन्य लोग भी। हालांकि राम भक्ति की कुछ कविताएं भी इस युग में लिखी गई थी, लेकिन वो इतनी प्रतिनिधि नहीं है जितनी राधा कृष्ण की भक्ति को समर्पित कविताएं। एक और प्रवृत्ति जो है वो है प्रकृति चित्रण। प्रकृति चित्रण कवियों के लिए एक तरह से अनिवार्य सा तत्व है। बिना प्रकृति का अवलंबन लिए कविताएं अधूरी सी मानी जाती हैं। इस काल के कवियों ने भी प्रकृति चित्रण अपनी कविताओं में किया है, लेकिन प्रकृति का वो स्वच्छंद चित्रण जो आगे के कवियों में मिलता है, वैसा यहाँ नहीं मिलता। फिर भी इन्होंने कोशिश की है कुछ स्वतंत्र प्रकृति चित्रण करने की, प्राकृतिक सौंदर्य की। अन्यथा प्रकृति चित्रण एक आलंबन के रूप में, खासकर श्रृंगारी भावना के आलंबन के रूप में ही होता आया है। इन कवियों में, इस युग के कवियों में उस प्रवृत्ति से अलग होने की छटपटाहट तो दिखाई देती है, लेकिन मुख्यतया यह प्रवृत्ति द्विवेदी युग और उसके बाद की हिंदी कविता में देखने को मिलती है। कुछ स्वतंत्र प्रकृति चित्रण कवियों में मिलता है यहाँ, खासकर भारतेंदु के जो चंद्रावली नाटक है उसमें आती हैं पंक्तियाँ। यमुना का जब वो करते हैं सौंदर्य वर्णन, तब देखिए उसमें, तरनी तनुजा तट तमाल तरवर भव छाए, झुके कूल सो जल पर सनहित मन हूँ सुहाए। तो यमुना और उसके सौंदर्य का वर्णन जो किया है स्वतंत्र रूप से, ये प्रवृत्ति धीरे धीरे आगे के कवियों में प्रमुखता से दिखाई देती है। इस युग में जो सबसे प्रभावशाली प्रवृत्ति जो मुझे लगती है वो है हास्य व्यंग्य की प्रधानता। आप देखिए कि व्यंग्य की यह प्रवृत्ति धीरे धीरे आधुनिक हिंदी कविता का श्रृंगार बन गई। खासकर नई कविता और समकालीन कविता व्यंग्य के बिना आगे नहीं बढ़ सकती। व्यंग्य इन कविताओं का प्राण तत्व है। और ये व्यंग्य कैसे उत्पन्न होता है? जब आप कोई विसंगति देखेंगे, विद्रूपता देखेंगे समाज में, राजनीति में, व्यक्तिगत जीवन में, मनुष्य की विकास की स्थिति में जब प्रकृति का विनाश होता है, तब उनको लगता है
कि बहुत कुछ गड़बड़ हो रहा है तो संवेदनशील मन, कवि का जो संवेदनशील मन है वह हाहाकार कर उठता है और उस समय वह या तो मर्माहत होकर कविताएं लिखता है। लेकिन परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि राजनीतिक विद्रूपताएं, सामाजिक विद्रूपताएं, उन पर मर्माहत होने की अपेक्षा उन पर व्यंग्य से चोट करना ताकि जनता में उनके विरुद्ध एक चेतना फैले, वो ज़्यादा धारदार और कारगर हथियार सिद्ध होता है। तो मैं समझता हूँ कि भारतेंदु युग के कवियों ने इस बात को समझ लिया था। एक द्वंद्व जो उनके मन में था वो पूरी तरह सामने आया इस व्यंग्य से। जो बात वो कहना चाहते थे, जैसा कि मैंने बताया कि दो रूप, दो मन थे इस युग के कवियों के, कि हम मान तो रहे हैं कि अंग्रेजी राज इतना बढ़िया नहीं है, इतना अच्छा नहीं रह रहा है, इस तरह का शोषण और ये अपने लाभ के लिए कर रहे हैं, फिर भी हम इसका खुलकर विरोध नहीं कर पाते। ये द्वंद्व फिर कैसे हम इसके एक तरह से कहते हैं ना कि भाई इसकी अमानवीयता को या इसके कपट को हम कैसे सामने प्रकट करें। तो उसके लिए जैसे आजकल देख लीजिए, समकालीन कविता में देख लीजिए कि जिस तरह की राजनीतिक स्थितियां हैं, जिस तरह की सामाजिक स्थितियां हैं, शोषण के जो नए रूप सामने आ रहे हैं, आम जनता की जो बदहाली हुई है, स्त्री के प्रति और अधिक असहिष्णु हुआ है ये पुरुष समाज, शिक्षा में कैसी अराजकता फैली हुई है, व्यवसाय और व्यापार में आप देख लीजिए कैसे गला काट स्पर्धा मची हुई है। इन सब स्थितियों से आहत होकर कवि व्यंग्य का सहारा लेता है, क्योंकि बिना व्यंग्य के इन विषमताओं को सामने लाना संभव नहीं होता। या तो आप गद्य का सहारा लें, आप निबंध लिखें, नाटक लिखें, वो भारतेंदु युग के कवियों ने किया। लेकिन फिर भी जो कवि थे, जो कविता में ये बात कहना चाहते थे, उनको, अब क्योंकि हिंदी भाषा इस कविता में थी नहीं, कविता की भाषा थी नहीं, और ब्रज में ये सब कहना बड़ा कठिन था, असमर्थ थी ये भाषा, तो फिर क्या करते हो, तो फिर वो स्वभावतः ही हास्य और व्यंग्य का इन्होंने सहारा लिया। और मैं समझता हूँ कि ये प्रवृत्ति प्रधान प्रवृत्ति मानी जानी चाहिए जो आगे के हिंदी कविता में स्पष्ट रूप से परिलक्षित होती है। इन्होंने, अब इनके पास जो भी उस समय काव्य रूप उपलब्ध थे उनमें से इन्होंने अपना व्यंग्य, हास्य व्यंग्य कहा, जैसे मुकरियों में, पहेलियों में, कुछ लोग गजलों में भी कर रहे थे। इस व्यंग्य में अंग्रेजी शासन का शोषण था, पाश्चात्य सभ्यता का जो अंधानुकरण हो रहा था वो था, हमारे धर्म और समाज में जो अंधविश्वास फैले हुए थे, वो रूढ़ियां थी, उन पर करारी चोट करना इनका उद्देश्य था। आपने अंधेर नगरी का वो पढ़ा होगा पूरा प्रहसन, कि किस तरह से अंग्रेजी राज पर व्यंग्यात्मक ढंग से चोट की गई है। उनमें से मैं 2 लाइन बताता हूँ। चूरन साहब लोग जो खाता, सारा हिंद हजम कर जाता। आप देखिए किस तरह से धीरे धीरे अंग्रेजी राज ने या ब्रिटिश सत्ता ने पूरे भारत को अपना उपनिवेश बना लिया था। उसके संदर्भ में ही ये बात उन्होंने कही है। और देखिए मुकरियों में किस तरह से ये बातें आई हैं। धार्मिक सामाजिक बातें जब चल रही हैं उनकी, देखिए आप कि किस तरह मद्यपान के विरोध में ये लोग अपनी मुकरियों में अपनी अभिव्यक्ति कर रहे थे। मुंह जब लागे तब नहीं छूटे, जाति मान धन सब कुछ लूटे, पागल करे मुही करे खराब, क्यों सखी साजन नहीं शराब। एक मुकरी आपने राष्ट्रीयता की उसमें सुनी थी कि भीतर भीतर सब रस चूसे, हंस हंस के तन मन धन मुंह से, जाहिर बातन में अति तेज, क्यों सखी साजन नहीं अंग्रेज। आप देखिए इसमें व्यंग्य भी है और उस बात को सामने लाने की कोशिश भी की गई है। और इस दूसरे वाले में मद्यपान जो सामाजिक बुराई थी उसके खिलाफ एक बात कही गई है। पाश्चात्य अंधानुकरण पर भी इन कवियों ने काफ़ी व्यंग्य कसे। और जो युवा लोग उस समय अंग्रेजों के अंग्रेजी सीखकर व्हाइट कॉलर जॉब प्राप्त कर रहे थे, उनके निष्ठावान बन रहे थे, उनके लिए उन्होंने क्या लिखा। जग जाने इंग्लिश हमें, वाणी वस्त्र ही जोय, मिटे बदन कर श्याम रंग, जन्म सुफल तब होए। कि वाणी और वस्त्र से, अंग्रेजी बोलने से और विदेशी वस्त्र पहनने से
हम ब्रिटिशर्स नहीं बन सकते, मैं तो तब मानूं, हम तो तब माने, कवि हमारा कहता है, हम तो तब माने जब अपने शरीर का ये श्याम रंग गोरा हो जाए, तब हम माने। तो ये व्यंग्य था एक बड़ा जबरदस्त कि भाई पाश्चात्य सभ्यता का अंधानुकरण मत करो, अंग्रेजी वस्त्रों का या विदेशी वस्त्रों का इस तरह से प्रयोग मत करो। तो ये सब चीजें हैं। एक और देखिए, अंग्रेजी उस पर ही, पाश्चात्य सभ्यता पे ही प्रेम घन ने लिखा है, चूसहूं चुरट लाख पर लागत पान बिना मुंह सून, अक्षर चार पढ़े अंग्रेजी बन गए अफलातून। तो ये भी एक व्यंग्य जो है पाश्चात्य सभ्यता और अंग्रेजी शिक्षा पर किया गया था, क्योंकि इनको लगता था कि अंग्रेजी शिक्षा हमारी भारतीय भाषाओं को चौपट किए जा रही है और उसके कारण हमारी अपनी संस्कृति, कहीं हमारी जो श्रेष्ठता है, हमारी संस्कृति जो श्रेष्ठ बातें हैं, उनको पीछे छोड़ा जा रहा है। कोशिश की जा रही है कि लोग उसको भूल जाएं और ये हमारी लगातार शोषण के शिकार होते रहे। हमारी सांस्कृतिक श्रेष्ठता के प्रयास धीरे धीरे होने लगे थे। कुछ कवि थे जिन्होंने अतीत की श्रेष्ठ बातों को सामने लाने की कोशिश की, लेकिन वो इस युग में प्रधान प्रवृत्ति नहीं बन पाई। अलबत्ता वह प्रवृत्ति धीरे धीरे विकसित होकर द्वितीय युग में मुखर रूप से सामने आती है। तो इस तरह से ये चीजें जो है, ये प्रवृत्तियां जो है हमारे भारतीय हिंदू युग के कवियों में दिखाई देती हैं। ऐसे ही हमारे एक और प्रवृत्ति इसमें दिखाई देती है, जो आगे तो नहीं चली, बस यहीं समाप्त हो गई थी, क्योंकि पीछे से परंपरागत रूप से आ रही थी। क्योंकि मैंने बताया ना कि भाई पुराने को छोड़ना और नए को ग्रहण करना एक साथ हो रहा था। तो कुछ पुरानी बातें चलती जा रही थी नई बातों के साथ साथ। तो कुछ ऐसी प्रवृत्तियां थी जो इस कविता में पीछे चली आई थी, जैसे कि एक थी समस्या पूर्ति। ऐसे कई समाज बने हुए थे, ऐसी कई संस्थाएं बनी हुई थी, कवियों के सम्मेलन होते थे जिसमें कोई समस्या रखी जाती थी और फिर उसकी पूर्ति किसी छंद में कही जाती थी। वह समस्या एक छंद में भी हो सकती थी और एक पंक्ति में भी। जैसे कानपुर के एक संस्था थी रसिक समाज, उन्होंने एक समस्या दी, पपीहा जब पूछी है पीव कहाँ। तो प्रताप नारायण मिश्र ने इसकी जो समस्या पूर्ति की, इस समस्या की पूर्ति की, वो देखिए किस तरह से की उन्होंने। बन बैठी है मान की मूर्ति सी, मुख खोलत बोलत ने नाही ने हाँ, तुम ही मनुहार के हारी परे, सखियान की कौन चलाई तहां, बरसा है प्रताप जू धीर धरो, अब लो मन को समझायो जहां, वह ब्यारी तबे बदलेगी कछु, पपीहा जब पूछे है पीव कहाँ। तो कवि लोग समस्या पूर्ति में बड़े उत्साह से भाग लेते थे और एक तरह से कसौटी भी होती थी कविता की कि श्रेष्ठ कविता, श्रेष्ठ तो नहीं, अच्छी कविताएं कौन कह सकता है। और एक स्पर्धात्मक रूप से कवि लोग इसमें बढ़ चढ़कर भाग लेते थे। तो यह प्रवृत्ति समस्या पूर्ति वाली से भी, इसके माध्यम से भी अच्छी कविताएं हो रही थी। ये प्रवृत्ति भी इस युग की कविता में मिलती है। अब बात आती है कि भाषा शिल्प इस कविता का क्या रहा। जैसा कि हमने पहले चर्चा की कि भारतीय हिंदू की भाषा ब्रज भाषा ही रही। चाहकर भी भारतीय हिंदू जी बड़े हिमायती थे कि अपनी भाषा को मान्यता मिले, और गद्य में उन्होंने इस बात को सिद्ध कर ही दिया था। ब्रज में वैसे भी गद्य की कोई परंपरा नहीं थी, तो सहज ही नए विचारों की वाहक खड़ी बोली हिंदी आ गई और उसको भारतीय हिंदू और उसके मंडल के लेखकों ने, नाटककारों ने, निबंधकारों ने सही दिशा दी। और उस काल की प्रारंभिक अवस्था को देखकर बड़ा संतोष होता है उन निबंधों और उन नाटकों को देखकर कि हिंदी भाषा सही हाथों में जाकर पड़ी, एक सही नेतृत्व के हाथ में रही। भारतीय हिंदू जी के मन में इस बात का बड़ा मलाल था कि कुछ लोग उर्दू की तरफ झुकते थे और कुछ लोग संस्कृत में शब्दावली की तरफ झुकते थे। इनसे पूर्व दो दल
तो खेमों में यह भाषा का विवाद पड़ा हुआ था। आपने भी पढ़ा होगा या ध्यान दिया होगा कि एक के प्रणेता थे राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद और दूसरे खेमे के थे राजा लक्ष्मण सिंह। तो लक्ष्मण सिंह जो थे वो संस्कृत निष्ठ हिंदी के समर्थक थे। शिव प्रसाद सितारे हिंद एक हिंदी का वो रूप सामने ला रहे थे जो लगभग सभी को मान्य था, लेकिन धीरे धीरे वो भी अंग्रेजों की उस चाल के शिकार हो गए और वो उर्दू की वकालत उसमें करने लगे, यानी कि अरबी फारसी शब्दों के अधिक प्रयोग से जो शैली थी उर्दू, उसके समर्थक हो गए थे। भारतेंदु और उसके मंडल के सदस्य इस बात को अच्छी तरह समझते थे और यह भी समझते थे कि एक पक्ष में झुककर हिंदी का भला नहीं हो सकता, इसलिए उन्होंने वो मध्यमवर्ती स्वरूप हिंदी का अपनाए रखा। उसमें बहुप्रचलित अरबी फारसी शब्द बने रहे, तत्सम शब्दावली उसमें शामिल होती रही, तो उससे एक दिशा उन्होंने दे दी कि हिंदी का वास्तविक स्वरूप क्या होगा और किस तरह से ये हमारे देश की संपर्क भाषा और समन्वय की भाषा बनने की सामर्थ्य रखती है। तो इस बात में भारतेंदु जी और उनके मंडल का बड़ा योगदान है, लेकिन कविता में वो ऐसा नहीं कर पाए क्योंकि उनकी अभिव्यक्ति जो नए विचारों की अभिव्यक्ति थी वो उनके गद्य में हो गई थी। इसलिए भी शायद यह प्रयास कविता के लिए अधूरा सा ही रहा और वो उनको ब्रज में ही अपनी कविताएं करके संतोष करना पड़ा। तो एक तो यह बात हुई कि इस काल की भाषा ब्रज रही, विषय वैविध्य खूब रहा, कई विषयों पर कविताएं लिखी गई, लेकिन श्रृंगारिक और भक्तिभाव और समस्या पूर्ति जैसी प्रवृत्तियां ब्रजभाषा के कारण बनी रही। इसलिए भारतेंदु की हिंदी कविता का कोई एक स्पष्ट रूप उभर कर सामने नहीं आया। राष्ट्रीयता का जो स्वरूप था उसमें बड़े दबे स्वर में आया, राजभक्ति के साथ आया कहना चाहिए, लेकिन सामाजिक धार्मिक रूढ़ियों पर जो चोट थी, जो आक्रोश था, जो पीड़ा थी, वो जरूर खुल के सामने आई। और दूसरी एक और बात थी जो थी व्यंग्य वाली, कि किस तरह से उन्होंने उन विषमताओं पर चोट की, चाहे वो शासन से संबंधित हो या धर्म और समाज से। तो ये सब चीजें आई सामने। जहाँ तक शिल्प का सवाल है, काव्य रूपों में मुक्तक शैली ही इसके योग्य थी, क्योंकि ये लेखक बड़े संक्रमण काल के दौर से गुजर रहे थे। आज़ादी का आंदोलन धीरे धीरे एक दिशा पकड़ रहा था। हमारे नेता सामाजिक धार्मिक सुधारों के साथ साथ नागरिक अधिकारों की मांग करने लगे थे। विधायिका में जो काउंसिल्स होती थी, सेंट्रल काउंसिल, उसमें अपनी प्रतिनिधित्व बढ़ाने की मांग करने लगे थे। सिविल सर्विस की परीक्षा के लिए हमारे युवा आगे आ रहे थे और उसमें भी आयु बढ़ाने से लेकर सिलेबस और परीक्षा यहाँ करवाने तक के आंदोलन चले थे। धार्मिक समाज सुधार आंदोलन हमारे लगातार चल ही रहे थे। सुधार में कुछ योगदान ब्रिटिश शासन का भी रहा, भले ही उनका मूल उद्देश्य शोषण का था और अपने ब्रिटिश शासन को यहाँ दृढ़ता से स्थापित करने का था, फिर भी कुछ सुधार उनकी तरफ से भी आए। संवैधानिक सुधार भी उनमें से थे। ज्ञान विज्ञान और पाश्चात्य शिक्षा और यातायात के साधनों से उन्होंने देश का एक तरह से राष्ट्रीय एकीकरण किया। उससे भी राष्ट्रीय चेतना को बढ़ावा मिला, जो बाद में बड़ी मुखर होकर प्रवृत्ति, हिंदी कविता की बड़ी मुखर प्रवृत्ति रही है। ये बाद में भारतेंदु काल में इसका बीज रोपण होता है, बीजारोपण होता है। तो मुक्तक शैली ही इसके सबसे उपयुक्त थी, इसलिए इन्होंने मुक्तक शैली में छंद लिखे। छंदों में दोहा, चौपाई, रोला, उल्लाला, कुंडलियाँ, हरि गीतिका आदि परंपरागत छंद चलते रहे। और विषयों में जैसे मैंने बताया वैविध्य था, बहुत सारे विषय अब सामने आने लगे। लोकोन्मुखी जो रीतिकाल में जिसकी हम चर्चा कर रहे थे कि यह इस काल की कविता जनता के सुख दुखों से बहुत दूर थी,
भारतेंदु की कविता में जनता फिर इनके निकट आती है, क्योंकि ये लोग उस जनता से ही निकले हुए व्यक्ति थे, जनता में ही रहते थे, एक तरह से स्वयं जनता थे अगर मैं कहूँ तो। उस पीड़ा को, उस भावना को ये सच्चे अर्थों में सामने ला सके, भले ही कविता की वह ऊंचाई, कविता की वह गहराई, जो शिल्प सौंदर्य आना चाहिए था, वो नहीं इसमें आ सका। और मुझे लगता है कि उस काल की परिस्थितियों को देखकर, स्वरूप को देखकर, राजनीतिक स्वरूप को देखकर, सामाजिक चेतना को देखते हुए और इनकी पत्रकारिता के स्वरूप को देखकर इनसे यह आशा करना भी मुझे लगता है उचित नहीं है। इनके साथ अन्याय होगा अगर हम ऐसी आशा उनसे करते हैं। जिस चेतना का बीजारोपण करने की बात होनी चाहिए वो इनमें बखूबी मिलती है, जैसा कि हमने इनकी प्रवृत्तियों के माध्यम से देखा। तो इस तरह से भारतेंदु की कविता एक आधार भूमि है जिस पर आधुनिक हिंदी कविता का समृद्ध परिवार खड़ा है, जो हम आगे की कड़ियों में जिसका हम विशेष अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।